जय हिंद। स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज़ पर। आज सोमवार को एक बड़ी स्टोरी, 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ईरान तक जो भारत था, क्या ऐसा अखंड भारत फिर से बनना संभव है? हाँ, ऐसा ही एक बयान 13 अप्रैल को हरिद्वार में हुए एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने दिया है। उन्होंने अखंड भारत बनाने की बात कही है। उनके इस बयान के बाद ही भारत में अखंड भारत बनाने के लिए डिबेट खड़ा हो गया है। यह पहली बार नहीं है कि किसी संघ प्रमुख ने अखंड भारत को लेकर इस तरीके का बयान दिया है। ऐसी बातें पहले भी होती रही हैं। आइए एक बार इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, ये चीज़ है क्या। इसके लेकर के 4 बातें प्रमुख हैं। पहला कि अखंड भारत कैसे बने, भारत के साथ जो पाकिस्तान है और जो चीन अधिकृत कश्मीर है। दूसरा, 1947 के बंटवारे से पहले का जो भारत था, यानी कि वर्तमान का पाकिस्तान, वर्तमान का बांग्लादेश। तीसरा कि भारत के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका जो इसका हिस्सा थे। चौथी एक बात है, क्या भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ईरान तक अपनी पहुंच कर पाएगा? ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? पूजा पाठ के दौरान हम एक मंत्र बोलते हैं, जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यवर्त देशांतर्गत है। यानी कि इस मंत्र में कहा गया है कि जम्बू द्वीपे, भारत का जो पुराना नाम, उसके 7 द्वीप जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये एक बताए गए जो सभी द्वीपों के मध्य स्थित है। जम्बू द्वीप को अखंड भारत की तरह ही पेश किया जाता है। हालांकि 1941 में भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट से पंडित पांडुरंग वामन की एक किताब छपी थी। इसमें लिखा है कि भारतवर्ष के अंदर कई सारे देश आते थे और भारतवर्ष जम्बू द्वीप का के अंदर ही आता था। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? भारत पुनः अखंडित हो पाएगा? कुछ पुरातात्विक साक्ष्य करीब 8000 साल पुराने बताए जा रहे हैं कि वैदिक काल जो 3500 साल पुराना है, ऐसे में भारतवर्ष की स्थापना को वैदिक काल से भी पुराना बताया गया है। हालांकि बाद में अखंड भारत कई गणराज्यों में बिखर गया था। 321 ईसा पूर्व बिखरे हुए गणराज्यों को मिलाकर फिर अखंड भारत को संगठित किया गया था। चाणक्य के मार्गदर्शन में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा करके दिखाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो आज बिहार का हिस्सा है। स्वतंत्र राज्यों को एकजुट करने में चंद्रगुप्त की अहम भूमिका रही है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य नंद साम्राज्य को हराकर इस पर कब्जा करने में सफल हो गए थे, यानी कि अखंड भारत का एक विस्तार हो गया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के कब्जे वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त की जीत हुई। इसके बाद सिकंदर के सेनापति रहे सेल्यूकस से कूटनीति संधि के लिए उसकी बेटी हेलेन से उन्होंने शादी की। राधा कुमुद मुखर्जी की किताब है कि चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम में उसका जिक्र है कि चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार और पोते अशोक मौर्य ने पूर्वी तट पर कलिंग और दक्षिणी तट पर तमिल राज्य पर कब्जा कर लिया था। इस तरह मौर्य साम्राज्य पश्चिम में फारस यानी ईरान से पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तक फैला था। इसे ही अखंड भारत कहते थे। 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ, उसके बाद अखंड भारत पूर्णतः बिखर गया। फिर सांग, किन, शक, सातवाहन, कुषाण और दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसे कई राज्य स्थापित हो गए। कहीं अखंड भारत में चोल और पांड्य राज्य का हिस्सा रही श्रीलंका भी 1310 ईस्वी के बाद आज़ाद हो गई। उसके कुछ समय बाद ब्रिटेन ने श्रीलंका पर कब्जा किया, लेकिन वो उसे अलग देश मानता रहा। 1870 ईस्वी में अफगानिस्तान पर अरब सेनापति याकूब एलिस, फिर मुगल और अंत में ब्रिटेन का कब्जा रहा। 26 मई 1876 को रूस और ब्रिटेन के बीच गंडमक संधि हुई, जिसमें अफगानिस्तान बफर स्टेट बना, जो 18 अगस्त 1919 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। 1907 में भूटान को अखंड भारत से अलग करके वहाँ उगयेन वांगचुक के नेतृत्व में राजशाही की स्थापना की गई। 1937 में बर्मा भी भारत से अलग हो गया। फिर वो दौर जो हम सब ने देखा कि 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान जंग के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा और एक नया बांग्लादेश फिर बना। अखंड भारत का वर्तमान का जो
कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 1924 में 11 साल बाद अंडमान निकोबार जेल से वीर सावरकर बाहर आए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी किताब माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में अखंड भारत का जिक्र किया था। आरएसएस के अखंड भारत के विचारक के जनक सावरकर भी माने जाते हैं। 1937 में हिंदू महासभा की 19वीं वर्षगांठ पर सावरकर ने कहा था कि हिंदुस्तान को अखंड रहना चाहिए, इसमें कश्मीर से रामेश्वर तक, सिंध से असम तक का स्थान शामिल है। सावरकर के इसी अखंड भारत के सपने को बीजेपी, वर्तमान जो सत्तारूढ़ पार्टी है, पूरा करना चाहती है, जिसमें पाक और चीन अधिकृत कश्मीर के अलावा पाकिस्तान का सिंध भी शामिल है। कहते हैं कि बिना सिंध के हिंद नहीं। 1949 में कोलकाता में आरएसएस के सरसंघ चालक सदाशिव गोलवलकर जी ने कहा था कि पाकिस्तान एक अनसर्टेन यानी अनिश्चित राष्ट्र है, ऐसे में इसे मिलाकर अखंड भारत का प्रयास करना चाहिए। आरएसएस के अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत शामिल हैं। इस संयुक्त क्षेत्र को आरएसएस एक राष्ट्र मानता है जो हिंदू सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर बना है। संघ द्वारा संचालित सुरुचि प्रकाशन में पुण्य भूमि भारत नाम से एक नक्शा निकला। इसमें अफगानिस्तान को उपगण स्थान, काबुल को कुंभानगर, पेशावर को पुरुषपुर, मुल्तान को मूल स्थान, तिब्बत को त्रिविष्टप, श्रीलंका को सिंगल द्वीप, म्यांमार को ब्रह्मदेश और थाईलैंड को शाम देश कहा गया है। क्या ये संभव है अखंड भारत का बनना? ऐसा एक डिबेट अब भारत में शुरू हो गई है। देखते हैं क्या पुनः भारत अखंड बन पाएगा। वो स्वरूप जो भारत का चला गया है, जो बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान के रूप में बिखर गया है, क्या पुनः भारत एक हो पाएगा? संघ प्रमुख मोहन राव भागवत जी का बयान, क्या ये सार्थक होगा कि आने वाले 15 सालों में भारत पुनः एक होगा? हरियाणा चेतना न्यूज़ की ये मंडे की बड़ी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस को आगे भी प्रेषित करते रहें। नमस्ते।